So good afternoon and welcome, Jinesh sir. Good afternoon, Lakshmi, Deep, Bhavesh, Shobha Patil. Welcome back. Good afternoon, sir. Also, good afternoon all the students watching over YouTube. Over to you, Jinesh sir. Yes. Chalo, welcome all. Good afternoon, everyone. Shobha, Govind, Deep, Lakshmi, Bhavesh. Good afternoon, sir. I think, okay. In last lecture, I have completed composite and mixed supply. Got it? Then I completed the concept of composition scheme. Then I completed the concept of time of supply in case of goods, right? Yes, sir. Today I am going to start with time of supply with respect to services. Time of supply with respect to services. Then we can go for value of supply, then input tax credit and block credits. Right? Now, what is the concept of? Can everyone see the screen? Yes, sir. In case of services, there is section number 13. Section number कौन सा? 30. For example, इसमें भी वापस you have to consider three main cases. First is always forward charge. Second is reverse charge. And third is the concept of vouchers. Got it? These are the three main cases. There are different cases. There are residual cases. लेकिन ये तीन मेन केसेस है. कौन से? फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड वाउचर्स. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज. फॉरवर्ड चार्ज के रूल समझना. फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विथ फॉरवर्ड चार्ज. इफ बिल or invoice is issued within 30 days from date of provision of service. मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सर्विस प्रोवाइड किया है उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने बिल या इनवॉइस बना के दे दिया तो. समझ में आ रहा है? ये 30 डेज का कंसेप्ट है ना, सेक्शन नंबर 31 में लिखा है जो बिल बनाने के लिए है. उसमें भी बैंकिंग सेक्टर के लिए 45 डेज का टाइम. बैंकिंग सेक्टर के लिए कितना टाइम है? 45 डेज का. कुछ समझ में आ रहा है? अगर बिल कभी तक बन गया 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और date of payment received, whichever is earlier. समझ में आएगा? ये लॉजिक समझा? अगर बिल कब तक बन जाता है? 30 days from the date of provision of service. The answer will be date of invoice or date of payment received, whichever is earlier. लेकिन suppose if bill not issued within 30 days, अगर आपने 30 दिन में बिल नहीं बनाया तो आप समझ रहे हो? आपने प्रोवाइड किया सर्विस और 30 दिन तक आपने इनवॉइस ही नहीं बनाया, बिल ही नहीं बनाया, देन द आंसर विल बी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier. समझ में आया? Yes, sir. अगर बिल बन जाता है, सुनना, बिल बन जाता है 30 दिन में तो इनवॉइस और पेमेंट. बिल नहीं बनता है तो सर्विस और पेमेंट. लेकिन याद रखना, अगर ये दो के पहले आपने सर्विस प्रोवाइड ही नहीं किया लेकिन पेमेंट कर दिया तो डेट ऑफ पेमेंट पहले आ जाएगा. सिंपल भाषा में बोलूं तो अज्यूम करो आपके घर में शादी है, सपोज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. आपके घर में शादी है इन द मंथ ऑफ अगस्त और आपने जाके हॉल वाले को जुलाई में पे कर दिया फॉर द मैरिज टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त. तो वो हॉल वाले के लिए टैक्सेबिलिटी कभी आएगा? In the month of June, July.
जुलाई ओनली, जब पेमेंट किया। इट इज एडवांस रिसीव, पैसा आ गया ना, खत्म। जो गुड्स में नहीं था, मैं वापस गुड्स में नहीं था, लेकिन सर्विस में ऐसा, समझ में आया? यस सर। Even though service is not yet provided, सर्विस तो प्रोवाइड अगस्त में होगा, फिर भी आ जाएगा, आप समझ रहे हो? फिर भी even though the service is not yet provided, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर ध्यान देना, एक रफली एग्जांपल दे रहा हूं। समझो, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट रिसीट, आपको बोलना है टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा, बरोबर है? समझो, इफ आई टेल दिस एज 1 जुलाई 21, प्रोवाइड किया 1 जुलाई 21, बरोबर है? चलिए ये डेट्स फिक्स रखते हैं, 1 जुलाई 20। सपोज इनवॉइस बना दिया 18 जुलाई को और पेमेंट हुआ 3 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन है इनवॉइस बनाया 18 अगस्त को और पेमेंट हुआ 25 अगस्त को। तीसरा ऑप्शन है बिल बन गया 18 जुलाई को लेकिन पेमेंट आया 4 जुलाई। और लास्ट ऑप्शन है बिल बना 18 अगस्त को और पेमेंट आया समझो 4 जुलाई। समझ में आया? तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कभी आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। तो ध्यान दो कैसे सोचना है। देखो, फर्स्ट यू हैव टू थिंक, क्या बिल 30 दिन में बन गया, हाँ या ना? क्या बिल 30 डेज में बन गया? इज द बिल हैज बीन पीरियड ऑफ 30 days from the date of provision of service? If the answer is yes, if the answer Yes, is sir. ignore this date, this or this whichever is earlier, answer will be 18 July, sorry. समझ में आया? Yes, sir. Now you decide, क्या बिल बन गया 30 days में? 1 जुलाई से अगस्त का बिल बना 30 days में? Yes, sir. कैसे बना? नो सर, एक्सटेंड हो गया। नहीं बना ये, 1 जुलाई डेट। तो इग्नोर दिस डेट। 30 दिन में बिल नहीं बनाना तो इग्नोर दैट डेट। और ये दो में whichever is earlier, तो आंसर विल बी 1 जुलाई। समझ में आया? Okay. यस सर। गॉट इट? यस सर। सिमिलरली सपोज क्या बिल बन गया 30 डेज में? यस। ये नो था, ये यस था, तो कैंसिल दिस डेट। ये दो में अर्लियर, द आंसर विल बी 4th of July. अगर ये 30 दिन में नहीं बना तो कैंसिल दिस इज नहीं बनाना, तो ये दिन का मतलब नहीं है, द आंसर विल बी 1 जुलाई। गॉट इट? Yes, sir. ये क्या था? व्हाट वाज दिस एग्जैक्टली? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस। फॉरवर्ड चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ Forward charge. फॉरवर्ड चार्ज। चलो, डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? लेकिन ये सिर्फ सर्विस है, मतलब सेक्शन नंबर कौन सा? 13। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दे इधर। नाउ आई एम कंसिडरिंग रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस। बरोबर है? कौन सा? रिवर्स चार्ज। मतलब प्रैक्टिकली कौन पे करने वाला है? Recipient. रेसिपिएंट। समझो, मैं आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम एग्जांपल जो हम लोग ने एक बार एग्जांपल लिया था। सपोज मुकेश अंबानी, याद आया स्टोरी? Yes, sir. उसने Mukesh समझो Ambani and Nita Ambani. Beyonce for performing in ईशा अंबानी's wedding। बरोबर है? Right? Now, in this case, Mukesh Ambani is liable for paying tax। बरोबर है? Yes, sir. Now, what is time of supply? Time of supply is date of payment। डेट ऑफ पेमेंट मतलब कौन किसको पेमेंट कर रहा है? मनी पेमेंट कर रहा है या 61st day Date.
from date of invoice, whichever is earlier. Date of payment or 61st day from the date of invoice, whichever is earlier. कौन सा दिन? 61st day. 61st day. अभी इसका मतलब देखो, सपोज बियॉन्से ने परफॉर्म किया सपोज 5 जुलाई 21 को, बरोबर है? परफॉर्म कभी किया? 5th July. और 2 दिन का उसने इश्यू कर दिया इनवॉइस 5 जुलाई 21 का। ये समझ में आ रहा है? Now might be possible द मुकेश अंबानी ने बियॉन्से को पेमेंट कर दिया 5 जुलाई को ऑप्शन 1, 15 जुलाई को ऑप्शन 2, 15 अगस्त को ऑप्शन 3 या 15 सितंबर को ऑप्शन 4। Then what will be the time of supply? क्या लगता है आपको? देखो क्या सोचना है, यहां से 5 जुलाई से which is the 61st day, 5 जुलाई से which is the 61st day, तो 26 days of July, 31 days of August and 4 of September. ये समझ में आया? Yes sir. क्या ये 4 सितंबर के पहले पेमेंट हो गया है? Yes. Then answer is 5th July. क्या ये 4 सितंबर के पहले हो गया है? Yes. Then answer is 15 July. क्या ये 4 सितंबर के पहले हो गया है? Yes. Answer is 15 August. नहीं, क्या ये 4 सितंबर के पहले हुआ है? नहीं. Answer is 4th September. 4th September. Got it? Yes sir. ये लॉजिक समझा सबको? Yes sir. आप अगर 60 डेज के अंदर पेमेंट हो जाता है तो जिस दिन पेमेंट हुआ वो आंसर, लेकिन अगर 60 डेज में अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो द 61st डे इज द आंसर। याद रहेगा? Yes sir. कौन सा? 61st डे। रिवर्स चार्ज में आवाज नहीं आ रहा है आप लोग का? किसी को डाउट है तो बोलो। किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। देखो, they have written like this. ये पढ़ना देखो, देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो। Time of supply of service taxable under reverse charge is the earlier of date of payment as 61st day from the date of invoice. समझ में आया? Yes sir. Clear? Which are the sections of time of supply? $13. 12 and 13. 12 was for what? 12 was for time of supply. सुन लेना, Time of supply of goods. And 13 is time of supply? Time of supply of service. Service. Very good. So now we come to the value of supply concept. Section is 15. कौन सा section है? 15. Logically 14 आप लोग को नहीं है. 14 is time of supply in case of change in rates. Now what does the word value stands for? Logically value मतलब वो होता है जिस पर आपको GST का कैलकुलेट करना होता है। 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप समझ रहे हो? आफ्टर सप्लाई, पहले सप्लाई, उसके बाद 3 चीज, टाइम, प्लेस, वैल्यू। मतलब कहाँ, कभी और कितना। समझ में आ रहा है? मतलब कहाँ टैक्स भरना है, कितना टैक्स भरना है और कभी भरना है, या कहाँ या कौन सा टैक्स। अभी आपको कैसे पता चलता है कि IGST है या CGST SGST है? लोग होता है ना, ये CGST SGST है, ये IGST है, कैसे पता चलता है? हम लोग ये सोचते हैं कि वो इंट्रा है या इंटर है, राइट? उसको समझाने के लिए मेन कंसेप्ट होता है टाइम ऑफ सप्लाई। उसको समझाने के लिए मेन कंसेप्ट क्या होता है? सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई। और टाइम किसके लिए होता है? कभी पेमेंट करना, व्हेन टू मेक पेमेंट।
तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज अमाउंट इज कंसिडर्ड। एक मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है आप लोगों को? यस सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। एक मिनट, नेटवर्क का इशू है या एक मिनट विंडो को एक ही मिनट खाली हॉल्ट कर देंगे। Okay, now it's clear. यस सर। Yes, sir. जनरली जब कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, तो ये अजम्पशन लिया जाता है कि दो ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सन्स आर नॉट रिलेटेड पर्सन्स। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर रिलेटेड पर्सन्स होता है ना, तो हमेशा कहीं ना कुछ मैनिपुलेशन होता है, कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूएशन होगा, कहीं ना कहीं जीएसटी का अंडर वैल्यूएशन होता है। तो अजम्पशन हमेशा क्या होता है? रीजन क्या हो सकता है? The person should be unrelated person and there should be a concept of consideration. Obviously कुछ इंक्लूड हो रहा है और कुछ एक्सक्लूड हो रहा है। अभी इंक्लूड क्या होता है और एक्सक्लूड क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 इज नोन एज बेसिकली द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये वैल्यू वो है जिस पर हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? जीएसटी। बहुजन का प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम है ना, बहुजन का मैथमेटिकल प्रॉब्लम आता है। आप सबके पास कैलकुलेटर है, राइट नाउ है कैलकुलेटर? यस सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मिस्टर एक्स परचेस्ड, सुनना बराबर, मिस्टर एक्स परचेस्ड अ मोबाइल फोन। मिस्टर एक्स परचेस्ड अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज, सपोज फॉर रुपीज 22,400। कितने में खरीदा? 22,400. राइट, इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। कितना जीएसटी? 12%. राइट। प्रिपेयर अ बिल। समझो अगर आपको मैं बोला बिल बनाओ, तो बिल कैसे बनेगा? कोई बोल सकता है बिल कैसे बनेगा? समझो आपको बोलना है मोबाइल कितने का, और अज्यूम करो कि 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एंड द टोटल वैल्यू। आप बोल सकते हो मोबाइल कितने का है और जीएसटी कितना है, पहले वो सोचो। सर मोबाइल 20,000 का आएगा, क्योंकि उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ना। आपको मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? No, sir. नो सर। हाँ? नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? नहीं। एक मिनट। मुझे पहले बोलना था, मेरे ख्याल से मिस्टेक हो रहा है। ये दिख रहा है अभी? Yes, sir. आपको बोलना था, ये मैं लिखा, मैंने पहले भी ये लिखा, ये सब नहीं दिखा कुछ? No, sir. सॉरी सर, मुझे पहले बोलना क्या लिखा, अगर कुछ रह जाता तो बोलना। ठीक है, ओके सर। हाँ, अभी दिख रहा है सबको? Yes, sir. So now, what is the value of mobile and what is the value of GST? Anyone? Bhavya, Lakshmi, Shobha, Bhavesh, Deep, Govind, anyone? What is the value of mobile and what is the value of GST? GST value 1,200 CGST, 1,200 SGST. Mobile value. Yes, very good. Mobile value will be 20,000. 20,000 and 1,200 and this will be 22,400. यस सर। प्रॉब्लम क्या होता है, बहुजन है ना 22,400 पर जीएसटी कैलकुलेट करता है, ऐसे कैलकुलेट नहीं होता। दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेशन, 22,400 into 100 upon 112। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिवनेस। तो इस तरह से आपको वैल्यूएशन करना होगा, और जो वैल्यू आएगा 20,000 उस पर आपको रिस्पेक्टिव जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, और जो अमाउंट आपका आएगा दैट इज टू बी पेड। गॉट इट? यस सर। समझा ये पॉइंट? हाँ। Yes, sir. अभी वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो क्या क्या इंक्लूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज को आपको गिनना चाहिए और कौन सी चीज को आपको नहीं गिनना चाहिए। तो 5 ऐसी चीजें जो आपको ऑलवेज ऐड करनी होगी व्हाइल वैल्यूइंग टैक्सेबल सप्लाई। 5 ऐसी चीजें। कितनी? 5.
फाइन। वो 5 में है एनी टैक्स पेड अदर देन जीएसटी। पहले मैंने क्या बोला, कौन सा वैल्यू गिनना आपको? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूजन में आपको 5 चीज है। देखो मेन है, फर्स्ट एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस विल बी एडेड। विल बी एडेड मतलब समझना, ये रियल सेंस है ना, कस्टम का कंसेप्ट है। मतलब कस्टम मतलब आप ये सोच सकते हो कि इंटरनेशनल बिजनेस में, 1 मिनट 5 मिनट के लिए सब लोग म्यूट रखना ना, जब कोई बोलना होगा ना तभी ऑन करना, तब तक म्यूट रखना। सपोज मैंने कोई चीज इंपोर्ट किया, ये रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी समझो। मैंने कोई चीज इंपोर्ट किया, एग्जांपल 50 लाख में मैंने इंपोर्ट किया, और रूल है ये कहता है कि इंपोर्ट पर आपको भरना होता है आईजीएसटी। इंपोर्ट पर क्या भरना होता है? आईजीएसटी, बराबर। अभी मैंने इंपोर्ट किया तो मुझे लग गया बेसिक कस्टम ड्यूटी, मुझे लग गया बेसिक कस्टम ड्यूटी सपोज 10%, बराबर है। मतलब टोटल मेरा वैल्यू हो गया 55 लाख। और सपोज अगर इसके बाद मुझे आईजीएसटी चार्ज होता है समझो 5%। मैं एक एग्जांपल देना। नाउ द आर्गुमेंट इज ये 5% किसका गिनना चाहिए? इट शुड बी ऑफ 50 lakhs और 55 lakhs। 55 लाख। दे कंसीडर इस पर 5% गिनना चाहिए। मतलब एनी टैक्स, एनी ड्यूटीज, एनी सेस इफ नॉट एडेड will be added while valuing the transaction value. हाँ, other than CGST, other than SGST, other than IGST, other than compensation cess, ये सबको ऐड नहीं करना। बाकी कोई भी टैक्स हो, कैसा भी ड्यूटी हो, कस्टम हो, लोकल टैक्स हो, कुछ भी आने दो, it should be added if not added। वापस बोलो, if not added। अगर वो ऐड हो चुका है कुछ नहीं करना, अगर ऐड नहीं हुआ है तो आपको ऐड करना। समझ में आया? Yes, sir. तो any tax duties other than the group of GST, payment to third parties। अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर देता, राइट, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, सप्लायर इज लायबल। पे सप्लायर को करना था लेकिन रिसिपिएंट ने पे कर दिया, लेकिन प्राइस में इंक्लूड नहीं किया। अब इसका एग्जांपल समझो। सपोज मिस्टर एक्स has given a contract to Mr. Y। Mr. X ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसको? Mr. Y को, for supplying food, for supplying food। मतलब केटरिंग बिजनेस समझो। Y का क्या बिजनेस है? केटरिंग बिजनेस। और Y ने बोला कि I will charge 1000 per plate subject to 500 persons। कितना हुआ? 5 लाख हुआ। ये समझ में आया? यस सर। अभी क्या हुआ, वाई को सपोज कोई स्वीट मंगवाना था, समझो केटरिंग बिजनेस, कोई स्वीट मंगवाना था, जो स्वीट का वैल्यू था समझो 30,000। नाउ व्हाट हैपन, वाई ने स्वीट मंगवाया, लेकिन वो टाइम पर वाई ने एक्स को बोला कि प्लीज यू पे टू दिस स्वीट वाला, ये मिठाई वाले को आप दे दो। कितना रुपया? 30,000। तो एक्स ने किसको पे कर दिया 30,000? वो स्वीट वाले को, जबकि वो स्वीट वाले को देना किसको था? तो मिस्टर वाई को। वाई को। वाई ने क्या किया, जो टोटल पेमेंट लेना था ना 5 लाख, उसमें से 30,000 माइनस करके एक्स को बोला आई विल चार्ज 470। ये राइट है? ये ठीक है, पेमेंट ठीक है। ये राइट है रॉन्ग है? पहले ये सोचो, ये राइट है रॉन्ग है? मैं वापस स्टोरी बोलूं? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, वापस स्टोरी बोलूं? हम बोले कि 47,000 पे ठीक है पेमेंट के हिसाब से, बट जीएसटी कैलकुलेशन डिफरेंट है। गोविंद, आई कांट हियर यू। यस, मतलब कि 47,000 नेट पेमेंट ठीक है, बट आपका जीएसटी कैलकुलेशन दूसरे तरह से। मतलब द लॉजिक इज 470 का कैलकुलेशन राइट था, क्योंकि मुझे 5 लाख देना था, मैं बोलूंगा मैंने 30,000 ऑलरेडी दे दिया, आई विल पे यू 470, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर मुझे इस पर जीएसटी ऐड करना है समझो 5% या 10%, इट विल बी नॉट 47,000, It will be 5 lakh। आएगा। समझ में आया?
means Yes, even sir. though you consider this as your bill amount, even you consider 479, but you have to add that 30,000 for calculation of GST. Got it? Yes, sir. That was a third party calculation. नेक्स्ट इज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन पैकिंग. कॉमन सेंस की बात है. आज समझो मैं यहाँ हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे कोई चीज समझो नागपुर से मंगवाना है, मैं यहाँ, मैं कहाँ से मंगवाना है? नागपुर से. मैंने फोन करके बोला मुझे ये मशीन चाहिए, वहां के पर्सन ने बोला हाँ आपको ये मशीन मिल जाएगा 5 लाख रुपए में. ठीक है, 5 लाख रुपए में मिल जाएगा एक्स फैक्ट्री प्राइस. व्हाट इज एक्स फैक्ट्री प्राइस? Have you ever the word X factory price? आप इधर आओ, फैक्ट्री से आपको मशीन लेकर जाओ, आपको मैं 5 लाख रुपए में दे दूंगा. मैंने बोला मैं वहां तक नहीं आ सकता, प्लीज सेंड फ्रॉम नागपुर टू मुंबई. बरोबर, राइट? और उन्होंने बोल दिया कि अगर हम लोग भेजेंगे देन वी विल चार्ज यू 5,30,000, नॉट 5 lakhs. समझ में आया? If you will come here and take, I will charge 5 lakhs. But if we will send, we will charge 530. Now the question arises, what will be the value of GST? किस पर calculate होगा if I insist him to send the goods to here? 530. 530, because any incidental expenses, initial expense जो आपने पे किया, supplier paid, charge to the recipient, I will add. अगर आपको GST बचाना आप वहां जाके, ठीक है? समझ में आया? Yes, With any sir. amount charged for anything done by the supplier, anything done, वो incidental जैसे ही हो जाता. हाँ, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज, इंडिया बहुत खराब ऐसे मामले में बहुत खराब. मैं सोचो एक एग्जांपल लेता हूँ. समझो किसी ने सुना चेक बाउंस होता है तो चार्जेस लगता है. एक कॉमन है, चेक बाउंस होता है तो चार्जेस लगता है. या राइट है रॉन्ग है? चेक बाउंस पे चार्जेस. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन डू यू थिंक वो चार्जेस पर जीएसटी लगता है? Yes, sir. लगता है बैंक चार्जेस. चार्जेस पर जीएसटी लगता है. हाँ लगता है सर. सोचो एक पेनल्टी पर भी जीएसटी लगता है. ऑलरेडी पेनल्टी है, उसमें सर्विस कौन सा प्रोवाइड हुआ? ऑलरेडी पेनल्टी था, उसमें भी मुझे क्या पे करना पड़ा? जीएसटी. समझ में आया? एंड लास्ट इज एनी सब्सिडीज अदर देन सब्सिडीज ऑफ गवर्नमेंट. अदर देन गवर्नमेंट बोला, अदर देन गवर्नमेंट, नॉट गवर्नमेंट. अदर देन गवर्नमेंट है तो इट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. अदर देन गवर्नमेंट सब्जेक्ट इंक्लूसिव इन वैल्यू. मतलब एग्जांपल समझो मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख रुपए. बरोबर है? अभी सपोज कोई एनजीओ है, उसने बोला कि इसमें से 1 लाख हम लोग पे कर देंगे. एनजीओ ने क्या बोला? 1 लाख हम लोग पे कर देंगे, राइट? समझो सब्सिडी या जो भी समझो, हम लोग पे कर देंगे. तो मिस्टर एक्स को कितना भरना है? 4 lakh. नाउ द क्वेश्चन इज अगर जीएसटी एक्स्ट्रा है तो किस पर आएगा? जीएसटी 5 लाख पे आएगा. जीएसटी 5 पर या 4 पर? 5 लाख पे. जीएसटी 5 पर. क्यों? क्योंकि रूल के हिसाब से अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट टू बी कंसीडर्ड, इट शुड बी इंक्लूडेड. हाँ, अगर इसके जगह पर कोई गवर्नमेंट ने माफ किया होता तो 4 लाख पे. Then 4 lakh. then it would be on 4 lakhs. So main you have to remember what is to be included. Included में आता है ट्रांजैक्शन में T, ऐसे याद रख सकोगे? Yes, sir. कौन सी 5 चीज ऐड करनी है? बराबर है? Yes, sir. एक्सेप्ट द जीएसटी का ग्रुप. बराबर? आर रेसिपिएंट पेड, राइट? रेसिपिएंट पेड टू थर्ड पार्टी. बराबर है? I is incidental charges, P is penalty, late fees, interest, and S is subsidies other than
गवर्नमेंट, याद रहा। इंक्लूडेड मतलब एडेड, और ऐड कभी करना होगा इफ इट इज नॉट एडेड या इफ इट वाज नॉट एडेड। समझ में आया? यस सर। एवरीवन? यस सर। तो ये आंसर मैंने इंक्लूजन का मेन पार्ट खत्म किया। टैक्स ऑन जीएसटी ऑन कॉम्पनसेशन सेस है ना, ये आप लोग को अभी पढ़ाई में नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल पर है और सब लेवल पर होता है। कॉम्पनसेशन सेस एक एक्ट है पूरा, ये भी एक एक्ट है, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट। कोई स्क्रीनशॉट लेना है या चलेगा बाद में ले लोगे? ये सब एग्जांपल्स ही है। चलो मैं एक एग्जांपल पढ़ लेता हूँ, देखो ये समझ में आ जाएगा। क्या लिखा देखो, एक एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। ये जो थर्ड पार्टी का एग्जांपल था ना मैंने, तो थर्ड पार्टी पेमेंट उसका एग्जांपल है। ग्रांट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट द डीलर्स मीट। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, ग्रांट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स service like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flowers at the venue on the stipulated dates at the stipulated prices. Grant base is liable to make these payments. बरोबर है? ये liable. The soft drink supplier wants payment upon delivery. ABC agrees to pay to the soft drink वाला। मतलब पेमेंट किसको करना था? ग्रैंड बेस को, लेकिन पे किसने कर दिया? ABC। समझ में आया? आप समझ रहे हो? रेसिपिएंट ने पे कर दिया। गॉट इट? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर आ रहा है। हाँ, अरे ये रिस्पॉन्स करने के लिए मुझे पता चलना चाहिए आवाज आ रहा है बस। ग्रांट बेस्ड ऑन रिसीविंग द क्रेडिट्स सॉफ्ट ड्रिंक, दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रांट। अगर नॉट बिल्ड हुआ देन इट शुड बी एडेड। नॉट बिल्ड है, हाँ बिल में नहीं है तो ऐड करना, ऑलरेडी है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। गॉट इट? यस सर। ये सब एग्जांपल वही है इंसिडेंटल के, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। याद रखिए एवरीथिंग इफ नॉट एडेड देन ओनली यू हैव टू एड इट। गॉट इट? यस सर। सर आप चेक बॉक्स पे लाइव हैं या नहीं? आवाज नहीं आ रहा। चैट बॉक्स चैट बॉक्स मींस आप वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा हूँ, आज सामने रखता हूँ। चलो अभी ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम द वैल्यू। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट्स फ्रॉम द वैल्यू। डिस्काउंट को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। क्या डिस्काउंट शुड बी कंसेप्ट ऑफ जीएसटी और नॉट? मैंने अज्यूम करो कि कोई चीज 10,000 की है और मैं खरीद रहा हूँ 7,000, क्योंकि मेरे को शॉपकीपर ने 30% डिस्काउंट दिया, तो मुझे जीएसटी किस पर भरना चाहिए? 10,000 पर या 7,000 पर? What should be the answer? It should be 7,000 after discount. After discount, समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर कोई डिस्काउंट पोस्ट होता है तो बाद में डिटरमाइन हुआ, तो आप समझ रहे हो? बाद में मतलब ऑन द डे ऑफ सेल नहीं हुआ, लेकिन बाद में हुआ। मतलब एग्जांपल है, सपोज मिस्टर एक्स ने गुड्स बेचा मिस्टर वाई को 1 लाख रुपए और 10,000 डिस्काउंट हुआ, सॉरी 10% जीएसटी लिया, कितना हुआ? 110। लेकिन जब वाई ने पेमेंट किया तो उसने बोला आई विल पे 90,000, 10% सीडी। Then should this be 9,000 or not? नॉट। हाँ, यस नहीं होगा सर, कैश डिस्काउंट में नहीं होगा जीएसटी। कैश डिस्काउंट नहीं आना चाहिए या आना चाहिए? जीएसटी को चार्ज लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली नहीं आना चाहिए, क्योंकि नहीं लेटर ऑन आना डिसाइड चाहिए। हुआ है तो कैश डिस्काउंट की एंट्री तो पीएनएल डेबिट में एक्सपेंस डाल सकता है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जहां प्री ऑफर्ड, पहले से ऑफर था कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा डिस्काउंट मिलेगा, वो तभी प्रैक्टिकली अलाउड होता है जब आईटीसी रिवर्सल होता है। मतलब सेल्स रिटर्न जब होता है ना, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो आईटीसी रिवर्सल सुना है? एनीवन हैव हर्ड द वर्ड आईटीसी रिवर्सल? नो सर। मैं एग्जांपल देता हूं, चलो खाली 1 मिनट के लिए सोचो, डिस्काउंट नहीं है, 1 मिनट के लिए सोचो। एक्स ने वाई को गुड्स बेचा कितने में?
1,10,000 एंड दिस, बराबर है? तो ये वैल्यू का बिल बना होगा। यस सर। Assume करो this transaction was on 29 June and on 3rd July why return the goods of 20,000। समझ में आया? सब सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, जो भी सर। यस सर। तो क्या जीएसटी रिवर्स होगा? यस सर। तो मतलब मुझे ऐसे दिखाना होगा, बराबर है? यस सर। यस सर। तो एक्स को कितना जीएसटी भरना होगा? एक्स को कितना जीएसटी पे करना होगा, सोचो। सेम मंथ में होगा तो 8,000, नहीं तो 10,000 फर्स्ट मंथ में, सेकंड। मतलब अगर सेम मंथ है तो 8,000 भरना होगा। यस सर। अगर सेम मंथ है तो 8,000 भरना होगा। चलो ये अज्यूम करते हैं, चलिए अज्यूम करो ये भी 3 जून को ही हुआ। चलो तो क्या होगा? 8,000। यस सर। हाउ कैन यू प्रूव? आपने बिल तो 1 लाख का बना दिया था। क्रेडिट नोट बनेगा सर। जब आपने बिल 1 लाख का बना दिया है, आपने 10,000 जीएसटी दिखा दिया है, तो हाउ कैन यू गो फॉर दिस? तो रूल के हिसाब से मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कंसेप्ट आता है। यस सर। जहां वाई के लिए परचेज रिटर्न है वो डेबिट नोट इश्यू करेगा, एक्स के लिए सेल्स रिटर्न है क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, जो दोनों अपने बिल के साथ अटैच करेंगे। उसके बेस पर ये प्रूफ होगा कि इट इज कि एक्स को 8,000 पे करना है और वाई भी आईटीसी 8,000 ही क्लेम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वाई 10,000 पूरा आईटीसी क्लेम कर ले। आप समझ रहे हो? यस सर। समझ में आया? यस सर। ये देखो, ये पढ़ो, डिस्काउंट्स पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये समझ में आ रहा है? प्री सबको समझ में आता है, पोस्ट आईटीसी रिवर्सल करना पड़ता है पोस्ट में। एक बार पढ़ लेते हैं। It is not always commercially feasible to determine all discounts before or at the time of supply or record them in the invoice. For instance, cash discount given for making the payment within a stipulated time. Even though the discount is established before or at the time of supply, the supplier cannot record such discount in the invoice as he does not know if the buyer will make the payment within the stipulated time. बराबर है? Likewise, in case of quantity, volume, performance discount also, supplier is not aware at the time of supply as to whether the buyer would purchase the requisite quantity within the stipulated time. Therefore, in this case, also discount cannot be recorded in the invoice. In such a case, GST is paid on the gross value indicated in the invoice without considering the discount. जो अभी बोला, कैश डिस्काउंट क्लेम करने नहीं मिलेगा। The supplier, however, passes the discount to the buyer subsequently by issuing a credit note. Post supply discount, the discounts that are given after supply is made are allowed as deduction. कंडीशन कौन सी है? देखो कंडीशंस। फर्स्ट, डिस्काउंट इज इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। मतलब होता है ना, मैं 15 दिन में पेमेंट करेगा तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आईटीसी इज टू बी यस सर रिवर्स्ड। फिर ऐसा नहीं कि मैं 10,000 में से मैं 8,000 पे करूं और वो 10,000 क्लेम करे, वो नहीं चलेगा। आईटीसी उसको भी रिवर्स करना होगा। तो डिस्काउंट का एक बार कंसेप्ट पढ़ना, प्रोपोर्शनेट का, क्रेडिट नोट का कंसेप्ट आएगा सेक्शन 34 में, डेबिट क्रेडिट नोट का। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है, बाय वन वन फ्री होता ना, एक पर एक फ्री वाला कंसेप्ट। मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट पढ़ना जरूर है सर। इन दिस केस सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा ना? हाँ, ओके सर। याद ना, अगर याद हो ना 11th स्टैंडर्ड, कभी 11th स्टैंडर्ड में याद हो ना, तो परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आता है और सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आता है, वो याद है? यस सर। मतलब यस सर। सेल्स रिटर्न कौन करता है? सेल्स रिटर्न किसके लिए होता है? सप्लायर के लिए। और परचेज रिटर्न किसके लिए होता है? रिसिपिएंट के लिए। बरोबर है? यस सर। हाँ, तो सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट इश्यू होगा, सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा और रेसिपिएंट डेबिट नोट इश्यू करेगा। ओके सर।
अब ये देखो, ब्लैक एंड व्हाइट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. लिस्ट प्राइस कितना दिया है? लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, जो प्राइस प्रिंटेड कितना है वो 50,000 50,000. लेकिन बाजू ब्रैकेट में क्या लिखा है? exclusive of taxes and discounts. टैक्स बाय अथॉरिटीज. आपको ऐड करने का या नहीं करना है? टैक्सेस, एनी टैक्सेस टू बी एडेड अदर देन व्हाट? GST. Other than GST. पैकिंग. देखो, नॉट इंक्लूडेड इन अबाउट, मतलब आपको क्या करना होगा? ऐड करना. Add करना करना पड़ेगा. पड़ेगा. ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड रिसीव 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम द NGO. एनजीओ. ये भी आपको क्या करना होगा? Add करना पड़ेगा. ऐड करना होगा. ये 50,000. देखो इसमें लिखा था एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स. Price of 50,000 is after considering such subsidy. Black and white offers 2% discount on the list price. तो देखो आपको क्या करना है? 50,000 में 5,000 ऐड. कौन सा वाला? T. पैकिंग ऐड. सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट ऐड 58. लेकिन इसका 2% मतलब 1,000 लेस करो. इसका 2% है. तो दिस विल बी योर ट्रांजैक्शन वैल्यू और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो लास्ट एक सम देख लेते हैं. देखो क्या लिखा है? समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualized and designed the advertising campaign for a new product launched by New Moon Limited, Private Limited, for a consideration of 5 lakhs. Samriddhi Advisors owed 20,000 to one of its vendors in relation to the advertising service provided to its New Moon. Such liability of Samriddhi Advertisers was discharged by New Moon. समझ में आया? Already उसे discharge कर दिया था. New Moon delayed the payment of consideration and thus paid 15,000 as interest. Assuming GST rate is this. 5 लाख का कंसिडरेशन था लेकिन 20,000 का सेटलमेंट भी किया. उधर है थर्ड पार्टी कंसेप्ट, वो हुआ. समझ में आया? थर्ड पार्टी कंसेप्ट. तो थर्ड पार्टी का कंसेप्ट एड बैक हुआ. अभी इंटरेस्ट या 15,000 लिखा है, लेकिन यहाँ उन्होंने राउंड ऑफ किया है. 15,000 को क्यों चेंज किया? कि वो प्रोपोर्शनेटली किया. क्योंकि 15,000 जो इंटरेस्ट होता है ना, इट इंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ जीएसटी. इस पर जीएसटी नहीं आता. मैं वापस समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो. 5 लाख आपको देना है, 20,000 आपको देना है, लेकिन ये 15,000 इज इंक्लूडिंग जीएसटी. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना होगा? 100 अपॉन 118. कैलकुलेट करो. 100 अपॉन 118. 100 अपॉन 118. 12,712. 12,712. तो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा दिस दिस एंड दिस. ये तीन का टोटल. गॉट इट? Yes, sir. 552. Yes, sir. Okay, sir. सर ये जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो बैलेंस पेमेंट पे ही हुआ होगा ना, क्योंकि 20,000 तो उन्होंने पहले ही रिइंबर्स कर दिया. देखो अगर मुझे कैलकुलेशन दिया होता ना तो मेरे को वो सोचना था कि मेरे को 5 लाख पर गिनना है या 520 पर गिनना है. वो लॉजिक होता. ऑलरेडी उन लोगों ने अमाउंट क्या कर दिया है? ये दिया. कैलकुलेटेड दिया था, तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी. गॉट इट? यस सर. Yes, sir. Now I come to ITC. What was ITC? पता किसी को? Logic of ITC is Tax credit. 16, that is input tax credit. बरोबर है? Yes, sir. Yes, sir. Input tax credit. It is section 16. Now practically what is the rule?
X, Mr. X sold goods to Y and Y sold goods to Z. ऐसा होता है practically. Suppose Y purchased for 1 lakh and sold for 120. Suppose he paid 10,000 but he charged 12,000. ये right है यहाँ तक? Yes, sir. Means this is 110, this is 132. Now we have to think from the point of Mr. Y. Mr. Y के लिए what will be the output tax collected? 10,000. Mr. Y के लिए What is output tax collected? 12,000. 12,000. And what is input tax credit? 10,000. This 10,000. So Y को गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा? 2,000. 2,000. राइट है? ये सबको समझ में आया? Yes, sir. बट नाउ मेरा मेन कंसेप्ट है, कैन मिस्टर वाई क्लेम दिस? क्या मिस्टर वाई ये क्लेम कर सकता है, हाँ या ना? क्वेश्चन इज दिस. तो Yes, sir. हाँ या ना? क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकता है सर. उसके लिए कंडीशन है कि आपका गुड्स का बिल होना चाहिए और गुड्स रिसीव होना चाहिए. ओके, क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है. क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है. वो क्लेम कंडीशंस कौन से है? सबसे पहला कॉमन सेंस की बात है, वाई रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए. क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं हो तो क्लेम नहीं कर सकता. वो तो पॉइंट क्लियर हो गया. सेकेंड, वाई के पास द एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए. विदाउट प्रूफ, विदाउट एविडेंस यू कांट क्लेम. एविडेंस इज अ मस्ट. आप समझ रहे हो? विदाउट प्रूफ, विदाउट एविडेंस यू कांट क्लेम एनीथिंग. मतलब वाई के पास वो नेसेसरी रिक्विजिट में बिल होना चाहिए. समझ में आ रहा है? सेकेंड. थर्ड, वाई के पास वो गुड्स आ जाने चाहिए. मतलब वाई शुड हैव कलेक्टेड द गुड्स, वाई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स, वाई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स. Fourth, X has disclosed in his return that he has collected from Y, and X has paid the amount to the government. समझ में आ रहा है? Yes, sir. खाली Y ने X को दे दिया इनफ नहीं है. X ने भी पास ऑन किया है. X ने भी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज किया है. X ने ऐसा लिखा है कि yes, I have collected 10,000 from Y. तो ही Y क्लेम कर सकता है, वरना Y को क्लेम करना अलाउड नहीं होगा. आप समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तो ही वाई क्लेम कर सकता है, वरना उसको रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, वो कलेक्ट क्लेम नहीं कर पाए. तो बहुत सारे जो रूल्स हैं वो अपने को समझने होंगे. जो मैंने रूल्स बोल दिए मैक्सिमम वो सब आंसर्स है, वही फुल आंसर है जितने भी मैंने रूल्स बोल दिए. तो आप एनालिसिस पर जाते हैं फटाफट. देखो, फर्स्ट इज, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? द पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड. जो क्लेम कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन. सेकेंड, उसे ये प्रूव करना होगा उसने गुड्स को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है या गुड्स बेचा है. अगर सपोज वो बिजनेस यूज नहीं है, पर्सनल यूज हो गया, तो क्लेम नहीं कर सकता. वो तो इंप्लाइड है. समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ही शुड हैव द डॉक्यूमेंट. मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस. इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ डेबिट नोट, इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ इनवॉइस, कुछ भी हो, उसके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज अ प्रूफ. नेक्स्ट, हाँ ये ना एक लॉजिक ऐसा है, ये आपको जिसको पता है मैं बता देता हूँ. इसको बहुत थोड़ा टफ पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ. सबको आता है ये कंसेप्ट, कभी किसी ने पढ़ा है तो. सप्लायर को GSTR 1 भरना होता है, सुना है कभी ये फॉर्म नंबर्स? Yes, sir. हाँ, Sir. मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा आप लोगों को. ठीक है, चैट बॉक्स में Yes, लिख sir. चले. GSTR 1 भर 11. GSTR 1 भरना पड़ता है मंथली सप्लायर एंड GSTR क्वार्टरली. 1 भरता है. हाँ, सप्लायर GSTR 1 भरता है और उसमें लिखता है कि समझो अगर मैं मिस्टर एक्स, मैं लिखूंगा आई हैव कलेक्टेड दिस मच फ्रॉम मिस्टर वाई. जो मिस्टर वाई को GSTR 2
ए टू बी में दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा, बरोबर है? यस यस सर। तो अगर मुझे Yes, sir. क्लेम करना है एज पर द रूल्स, मुझे क्लेम करना है, समझो, इफ आई वांट टू क्लेम, आई कैन क्लेम हाउ मच, पता है किसी को? जितना मेरे सप्लायर ने अपलोड किया है उतना, मैक्स टू मैक्स। अगर अपलोड नहीं किया है ना तो भी 10% ऑफ द अपलोडेड वैल्यू। एनीवन हैव हर्ड दिस? यस सर। Yes, sir. मतलब अज्यूम करो कि मेरे सप्लायर ने अपलोड किया है 1 लाख रुपए का अपलोडेड बिल। अपलोडेड मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि आई हैव कलेक्टेड दिस मच फ्रॉम दिस पर्सन। कितना अमाउंट? 1 लाख। लेकिन आई कैन क्लेम मैक्सिमम दैट 1 लाख प्लस 10,000, उसका 10% एक्स्ट्रा। अज्यूम करो कि कोई भूल गया है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि कोई भूल जाए, कोई अपलोड ना करे। मैं एग्जांपल देखता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बहुत दिन को नहीं समझा होगा। समझो, मिस्टर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सबसे मैंने गुड्स खरीदा, बरोबर है? हम लोग हैं मिस्टर पी, बरोबर है? ये सब जन रजिस्टर्ड पर्सन है, 6 के 6 रजिस्टर्ड पर्सन। समझो, मैंने सब कुछ मिला के एक्स, वाई, जेड, ए से मिला के मैंने 5 लाख के गुड्स खरीदे, और बी और सी से मैंने 2 लाख के गुड्स खरीदे। समझ में आया? यस सर। अभी GSTR 1 में एक्स, वाई, जेड और ए ने बोल दिया कि हम लोग ने 5 लाख के गुड्स खरीदे हैं मिस्टर पी से। समझ में आया? या 5 लाख का GST पे किया, जो हम लोग को किसने दिया था? पी ने। ये समझ में आया? हाँ। लेकिन बी और सी ने अपलोड ही नहीं किया। मैंने 5 लाख का दिया था GST एक्स, वाई, जेड, ए को, और 2 लाख का दिया था बी और सी को, लेकिन एक्स, वाई, जेड, ए ने डिस्क्लोज कर दिया, बी और सी ने नहीं किया। Then also I can claim 50,000 from this amount. Maximum 10% of the bill uploaded. बिल कितने के अपलोड हुए? 5 लाख, उसका 10% 50 लाख। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Everyone knows this? यस सर। सर पर GSTR 3B के थ्रू पता चल सकता ना, लाइक अगर डिफरेंस आता है तो ऐसा? GSTR 3 तो मैं जब पे करूंगा, मेरा 1 और 2 का डिफरेंस जो भी होगा वो तो मैं जब पे करूंगा तभी। लेकिन अज्यूम करो कोई पर्सन अपलोड ही नहीं कर रहा है, तो क्या करूंगा? कोई ऐसे हो गए जो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा है, या कोई ऐसे हो गए जिसने दिखाया ही नहीं, इग्नोर किया। ऐसे लोग होते हैं, डिस्क्लोज ही नहीं करते। आज समझो, अगर मैं किसी को GST दे रहा हूं और वो इग्नोर ही कर रहा है, वो लिख ही नहीं रहा है, वो दिखा ही नहीं रहा है, ऐसे होते हैं, तो ऑब्वियसली एक बार तो हायर उसके बाद के लेवल पर तो मैं क्लेम कर भी नहीं सकता। ये टेम्पररी क्लेम करना अलाउड होता है, बाद में तो वो लोग रिजेक्ट करते हैं। अगर सेकंड थर्ड टाइम में भी उसने पे नहीं किया, 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा मिल जाता है। सेक्शन 41, 42, 43 में है ना वो सब। यस सर। हाँ, अभी देखो जो मैंने एग्जांपल दिया वो यही एग्जांपल पढ़ो एक बार। विजय सेल्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर receives 100 invoices for inward supply of goods involving GST of how much? 10 lakhs from various suppliers during the month of October. Out of 100 invoices, 80 invoices valued at 6 lakhs were uploaded. मैंने कितना GST पे किया? 10 लाख। 100 इनवॉइस, 100 इनवॉइस, 10 लाख का GST, 80 इनवॉइस को अपलोड किया, 80 इनवॉइस को अपलोड किया, जिसका GST कितना है? 6 lakh. मतलब बाकी के 20 इनवॉइसेस का कितना हुआ? 4 lakh. ये 6 लाख में क्लेम कर सकता हूँ। Yes, sir. क्यों? Uploaded है. हाँ, लेकिन ये 4 लाख अपलोड नहीं है तो कितना क्लेम कर सकता हूँ? Maximum 10%. हाँ, इसका 10% कितना हुआ? 60,000। हाँ, समझ में आया ये? यस सर। और ये मैंने एक बार बोला था आपको, कोई भी अक्टूबर का रिटर्न कब तक फाइल करना होता है? नेक्स्ट महीने की 20 तारीख। 11. याद आया? मैंने बोला था एक बार। यस सर। ये पॉइंट समझा सबको, अपलोड का कंसेप्ट? हाँ। Yes, sir.
लेकिन अगर देखो ऐसा हुआ, इधर ध्यान दो, ये देखो, अजय सेल्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव्स 100 इनवॉइस, टोटल कितना अमाउंट है 10 lakhs, जिसमें 85 इनवॉइसेस वर अपलोडेड, कितने था वो 9.5, तो देखो 85 9.5 बराबर 15 इनवॉइस का 0.5 बराबर, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. ये 9.5 क्लेम कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट राइट 95,000 ईयर, समझ में आया? आई कैन नॉट राइट 10% ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि ये मेरा 0.5 है, आई हैव टू राइट 0.5 ओनली। यस सर। Yes sir. सर हाँ, एक क्वेरी है। गुड्स मेरे पास आ जाने चाहिए, अगर मुझे आईटीसी क्लेम करना है तो गुड्स मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, बहुत बार नहीं मिलता, उसमें एक ना डीम्ड कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट? डीम्ड का कंसेप्ट है। मतलब सपोज मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट प्लेस किया मिस्टर वाई को कि मुझे गुड्स चाहिए, बट डायरेक्ट ट्रांसफर इधर कर दो। एक्स ने वाई को क्या बोला कि सेंड द गुड्स टू वाई टू जेड, बरोबर है? तो वाई ने बिल इश्यू किसके नाम पर किया? एक्स के नाम पर, और एक्स ने बिल किसके? मिस्टर जेड को किया। समझ में आया? आवाज आ रहा है? यस सर। अब एक्स ने वाई को कॉल किया और बोला कि मुझे 1 लाख रुपीस के गुड्स चाहिए। वाई ने बोला यस, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जेड को दे देना। समझ में आया? मतलब अल्टीमेटली एक्स ने गुड्स परचेज किया या नहीं किया वाई से? कंसाइनमेंट सेल हो गया सर। एक्स ने वाई से गुड्स लिया या नहीं लिया? ले लिया सर, डीम रिसीव हो गया। एक्स ने वाई से गुड्स लिया, लेकिन उसने क्या बोला कि डायरेक्टली डिलीवर किसको कर दो? जेड को। एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक्स के पास गुड्स आया भी नहीं, फिर भी वो जीएसटी क्लेम कर सकता है, फिर भी वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि इनडायरेक्टली इट वाज परचेज्ड बाय एक्स एंड ट्रांसफर्ड टू जेड। समझ में आया? Yes sir. थर्ड पार्टी ट्रांसफर होता है, इसीलिए बोला। देखो ये वाला कंसेप्ट, ये की एग्जांपल ऐसा समझो, ए ने बिल पी को किया, लेकिन डिलीवरी किसको दे दिया? डायरेक्ट। मतलब बी के लिए क्या ये रिसीव्ड ऑफ गुड्स हुआ? Yeah, B is entitled to avail ITC because it is assumed, it's a deemed concept. B ने गुड्स डायरेक्ट C को बेचा ही है। ये दिख रहा है एक ट्रांजैक्शन, लेकिन है दो ट्रांजैक्शन, A to B, B to C। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन गुड्स का मूवमेंट किधर हुआ है? डायरेक्टली को। गुड्स का मूवमेंट कैसे हुआ है? A to C, लेकिन रियल देयर आर टू ट्रांजैक्शन, A to B एंड B to C. B to C। सर वो इनवॉइस कितने टाइम में अपलोड करना होता है? हाँ, वो हमने 10% जो हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट, उसका हाँ। इनवॉइस हम कितने टाइम में अपलोड करना होता है? इनवॉइस अपलोड करने का मेरे पास 1 साल मतलब नेक्स्ट सितंबर का, सॉरी सितंबर के बाद का जो रिटर्न फाइल होता है ना, अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और सितंबर के मंथ का रिटर्न इज, सितंबर के मंथ का रिटर्न कौन सा डेट है? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर, इससे पहले हमें फाइल करना पड़ेगा रिटर्न। ओके सर, थैंक यू। देखो, A is a trader who places an order on B for consignment of soda ash. A receives a buying order from C for the same quantity of this. A instructs B to deliver to C. समझ में आया? तो भी वो क्या माना जाएगा कि A ने गुड्स मिल गया? It might be a direct transfer. बहुत बार डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, बहुत बार सर्विस मिलता भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे सर्विस नहीं मिला,
फिर भी मैं आईटीसी क्लेम करूं? ऐसा हो सकता है मुझे सर्विस मिला ही नहीं और मैं उसका आईटीसी क्लेम करूं, ऐसा हो सकता है? Might be possible. हाँ, Yes, sir. Might be अभी possible. सपोज मिस्टर ए हेड ऑफिस में, मिस्टर बी एक कंप्यूटर रिपेयरर है, कंप्यूटर रिपेयरिंग एजेंसी है, और मिस्टर सी जो ब्रांच है, जो एचओ का, मिस्टर ए मिस्टर बी को फोन करता है और बोलता है कि मेरी ब्रांच में जाके कंप्यूटर रिपेयर कर, बरोबर? कैन मिस्टर ए क्लेम आईटीसी फॉर दिस? Yes, sir. यस। If expense is paid by him. हाँ, पेमेंट अगर ये कर रहा है तो वो क्लेम कर सकता है। याद रखना, रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना जरूरी है, रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना जरूरी। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सपोज आई हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹5 lakhs, कितने का गुड्स खरीदा? 5 lakhs। बिल भी बन गया 5 lakhs का, और उस पर 50,000 जीएसटी, आई पेड 550, बराबर? बट ये बिल बना है इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन ये और ये वो मुझे जुलाई में प्रोवाइड करेगा, ये 1 लाख मुझे अगस्त में प्रोवाइड करेगा, और ये मुझे सितंबर में प्रोवाइड करेगा। तो हाउ कैन आई क्लेम आईटीसी? सर जब पूरा सितंबर में हो जाएगा पे, तब लाइक लास्ट हाँ, इंस्टॉलमेंट में कर। वेरी गुड। यू कैन क्लेम आईटीसी ओनली व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो कि 1 लाख 2 लाख का जुलाई में, 2 लाख का अगस्त में, 1 लाख का सितंबर में, नहीं, पूरे बिल का व्हेन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव, तो पूरा बिल का आपको सितंबर में पूरा 5 लाख के बेस पर 50,000 का क्लेम करना मिलेगा। समझ में आया? यस सर। When the last installment is received, last lot is received. समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. Just like तो CDP. लास्ट ये केस है, ये भी अनबिलीवेबल है कि अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी क्लेम कर लिया, बहुत जन होते हैं ना आईटीसी क्लेम कर लेंगे लेकिन पेमेंट ही नहीं करेंगे, तो ये समझ में आया? आईटीसी क्लेम करना और पेमेंट नहीं करना, ध्यान दो। एक्स ने गुड्स बेचा वाई को, वाई ने गुड्स बेचा जेड को। एक्स ने वाई को 1 लाख का, वाई ने जेड को 120 का, इसने 10,000 जीएसटी चार्ज किया, इसने 12,000 जीएसटी चार्ज किया, ये 110 हुआ, ये 132 हुआ। अभी क्या हुआ, ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था 29 जून को और 30 जून को। जेड ने, सुनना बराबर, जेड ने वाई को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, ऐसा होता है? लेकिन वाई ने बोला एक्स को कि आई विल पे ऑन 29 अगस्त। समझ में आया? ये स्टोरी समझा, लॉजिक? एक्स ने वाई को गुड्स बेचा, वाई ने जेड को गुड्स बेचा, जेड ने वाई को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया, लेकिन वाई ने एक्स को क्या बोला? 29 अगस्त को मैं पेमेंट करूंगा। कैन वाई क्लेम दिस 10,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई? क्योंकि जुलाई में रिटर्न फाइल होने वाला है। जुलाई में रिटर्न में क्या वाई क्लेम कर सकता है ये 10,000? आया ना? यस सर, क्लेम कर सकता है। हाँ कर सकता है, पर कर सकता है, राइट? 180 days। और क्या एक्स को पे करना होगा ये 10,000? यस Yes. Yes. एक्स ने पे कर दिया 10,000 और वाई ने क्या किया? 10,000 क्लेम कर लिया, और वाई ने गवर्नमेंट को कितना दे दिया? 2,000। अभी 1 मिनट के लिए सोचो कि वाई ने एक्स को पेमेंट किया ही नहीं, तो 29 अगस्त को पेमेंट करना था ना, नहीं किया, तो क्या होगा? 180 days आफ्टर रिवर्स हो जाएगा। हाँ, अगर 180 डेज तक पेमेंट नहीं कर रहा है कौन? वाई एक्स। तो ये 10,000 है ना, 10,000 जो वाई ने क्लेम किया था ना, वो उसे पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया?
यस सर। ये लॉजिक है 180 डेज का। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीशिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड। ये लॉजिक क्या है? सपोज अगर आप मशीन खरीदते हो 5 लाख का और उस पर आप 50,000 जीएसटी पे करते हो, तो कितने का मशीन हुआ? कितने का मशीन हुआ? ये मशीन और ये जीएसटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आपने चेक से पेमेंट कर दिया 550 का, आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे इसकी? आप जर्नल एंट्री, किसी को आता है जर्नल एंट्री ऑफ पासिंग दिस एंट्री? मशीन लिया 5 लाख का, 50,000 आईजीएसटी पे किया और चेक दिया 550 का, जर्नल एंट्री। Machinery account debit to bank account हाँ, 550. Machinery account debit to bank account 550. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट है? यस। Yes. Real entry should be machinery account 5 lakhs, input IGST 50,000 to bank 550। क्या एंट्री होना चाहिए? ये एंट्री होना चाहिए। ये आप लोग पहले एफआईडीसी में करते थे, लेकिन ये अभी रीसेंट एफआईडीसी में ऐसा करना। पहले 11th में वो करते थे, अभी 11th में ये करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी रूल समझना, अगर सपोज आपने ये एंट्री पास कर दी, उसका मतलब आप डेप्रिसिएशन कितने किस पर क्लेम करने वाले हो? 55 लाख। 550 पर करने वाले हो। मतलब अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे 550 पर, तो आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस सर। लेकिन यहाँ आप डेप्रिसिएशन किस पर क्लेम करने वाले हो? 5 लाख पे। तो आपको आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। ये समझा? यस सर। मतलब अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, then you have to record separately, not in the value of machine. Got it? यस सर। सर तो फिर तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना होता है। समझा नहीं? वापस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर एज पर सेक्शन 15 ट्रांजैक्शन वैल्यू में जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना होता है। तो मैंने कितने इंक्लूड किया? पेमेंट के समय में मैंने कितने इंक्लूड किया? मतलब वो ये फिर गलत हो फायदा- जाएगा ऐसा बोल रहा है, या ये गलत हो जाएगा? इसमें ये सेकंड ऑप्शन। सेकंड गलत हो जाएगा। हाउ कैन? मैंने 5,50,000 दिया, 5 लाख का मशीन था, 50,000 जीएसटी था। यस सर। तो ऑब्वियसली मैं तो ऐसा बोलूंगा, मैं मशीन में बिजनेस में यूज करना है ना, तो मेरे को आईटीसी क्लेम करने मिलना चाहिए। अगर ये बिजनेस में यूज करूंगा तो ये 50,000 मुझे क्लेम करने मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। डाउट है? आईटीसी क्लेम होना चाहिए सर। नो सर। मुझे आईटीसी क्लेम करने मिलना तभी होगा जब मुझे आईटीसी अलग से रिकॉर्ड करना होगा। गलत क्या हुआ? मतलब कौन से लॉजिक पर गलत समझ रहा? ये गलत क्या है इसमें? ये एक्चुअल कांसेप्ट है अभी रिसेंटली। क्या हुआ बोलो? यस सर। डाउट है किसी हो को? गया क्लियर। हाँ, समझा। यस सर। अभी किसी ने बोला नहीं, ये वाला कंसेप्ट देखो। द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर और द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी सितंबर का रिटर्न फाइल करने का डेट कौन सा है? 20th अक्टूबर। और एनुअल रिटर्न का डेट कौन सा है? 31st दिसंबर। तो ये दो में व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये है आपका कौन सा, किसका? सितंबर का रिटर्न फाइल करने का, और ये आपका एनुअल रिटर्न का 31st दिसंबर। ये दो में व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां से आता है सेक्शन 17 का कंसेप्ट। सेक्शन 17 इज नोन एज ब्लॉक क्रेडिट्स। मतलब कुछ ऐसे आईटीसी है जो आपको क्लेम करना अलाउड नहीं है। 17 is ITC which are not allowed to be claimed. समझ में आ रहा है?
यस सर। तो अगर कोई एक साथ 2-3 बिजनेस कर रहा है, मतलब समझो मैं एक साथ 3 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसमें एक एग्जम्प्टेड भी है और एक टैक्सेबल भी है, या कुछ पर्सनल भी है, कुछ बिजनेस भी है, तो मुझे सब में प्रपोर्शन करना होगा। आप समझ रहे हो? प्रोपोर्शनेटली। मैं एक एग्जांपल Yes, दूं। सपोज मैंने एक जगह लिया है, सुनो, मैंने एक जगह भाड़े पर लिया है जिसका रेंट है 50 लाख रुपए, और जिस पर मैंने जीएसटी पे किया है सपोज 9 लाख रुपए। कितना हुआ टोटल पेमेंट? बराबर है। और मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। कैन आई क्लेम दिस 9 lakhs एस जीएसटी? क्या मैं इसका आईटीसी ले सकता हूँ? yes sir, हाँ yes sir, हाँ ले सकता हूँ। लेकिन अभी ध्यान दो, इसके अंदर 60% में मैं ऑटोमोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ। किसका बिजनेस? ऑटोमोबाइल पार्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन 40% में मैं पेट्रोल पंप चला रहा हूँ। समझ में आ रहा है? yes sir, प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है? मैंने एक जगह लिया है जिस पर मैं भाड़ा पे कर रहा हूँ 50 लाख, 9 लाख रुपया जीएसटी पे कर रहा हूँ, लेकिन वो जगह में 60% में ऑटोमोबाइल पार्ट्स कर रहा हूँ और 40% में पेट्रोल पंप चला रहा हूँ, तो क्लेम कर सकता हूँ 9 lakhs? पेट्रोल पंप में क्लेम नहीं कर सकते सर। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ 9 lakhs का, हाँ 9 lakhs का 60% क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन 40% क्लेम नहीं कर सकता। yes sir, पेट्रोल खुद जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसका? आप लॉजिक समझ में आ रहा है? yes sir, yes sir, टैक्सेबल सप्लाईज ही नहीं है तो आप कैसे क्लेम कर रहे हो? हाँ, समझा ये पॉइंट? yes sir, yes सेम लॉजिक। सपोज माइट बी पॉसिबल मैं 10 मोबाइल फोन लेकर आया, 10 मोबाइल फोन लेकर आया, सेम टू सेम समझो 10 मोबाइल फोन लेकर आया, और 10 मोबाइल का समझो टोटल वैल्यू था, चलो 50,000 वाला फोन था 5 लाख, जिसमें मैंने 12% 60,000 जीएसटी पे किया। समझ में आया? अभी उसमें ऐसा हुआ कि 3 मोबाइल फोन मैंने अपने बेटे को दे दिए, मेरी वाइफ को दे दिया, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, और 7 मोबाइल फोन का मैं ट्रेडर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। पॉसिबल है? yes sir, हाँ या ना? yes sir, पर तो क्या मैं पूरा पूरा 60,000 क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, no क्यों? sir, क्योंकि वो Personal 3 use का। मोबाइल्स। हाँ, तो एक रूल समझना, अगर एक बिजनेस एक टैक्सेबल, एक नॉन टैक्सेबल, एक बिजनेस है, एक पर्सनल है, तो प्रोपोर्शनली मेरे को एलिमिनेट तो करना ही पड़ेगा ना, तो कॉमन सेंस है। गॉट इट? yes sir, got it. yes sir, Now what is zero rated supply? Zero rated means exports. अब zero rated क्या गिनना? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या? Now what is the rules of export? आप जो जीएसटी मिल नहीं सकता आपको, एक्सपोर्ट में आप जीएसटी नहीं लेते। सुना, जीएसटी लेते नहीं हो, लेकिन मैंने अगर किसी को जीएसटी दिया होगा तो मीनिंग समझ रहे हो? yes sir, रिफंड ले सकते हैं। हाँ, वो Refund- रूल के हिसाब refund से मिल रिफंड जाएगा। आता है। मतलब एक एग्जांपल है, मैंने जब रॉ मटेरियल लिया तभी मुझे सामने वाले को जीएसटी देना पड़ा। वो रॉ मटेरियल से मैंने फिनिश गुड्स बनाया और मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड? पैसा जीएसटी आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट पर जीएसटी नहीं है, लेकिन मैंने जो दिया उसका आई कैन क्लेम रिफंड। दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई। समझ में आया? क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बहुत बोलते हैं ना, बहुत Yes, sir. इंपॉर्टेंस दिया गया इंडिया में। क्लियर हुआ? yes sir, ITC is not allowed on certain supplies। अभी किस पर ITC अलाउड नहीं है? बहुत बड़ा सेक्शन है, देखो क्या दिख रहा है। मैं एनालिसिस पर आ रहा हूं। इसका नॉर्मल थियरी 8-10 पेज का। एनालिसिस समझ में आया? ये रहा। अपोर्शन में तो मैंने समझाया टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड हो सकता है।
टैक्सेबल और बिजनेस का कंसेप्ट आ सकता है, बिजनेस एंड पर्सनल आ सकता है, समझ में आया? देखो बिजनेस एंड एनी अदर पर्पस, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड इंक्लूडिंग एग्जाम रेट, कॉम्बिनेशन। तो आपको समय क्या करना होगा? प्रपोर्शन। समय क्या करना होगा? प्रपोर्शन। अब ये देखो क्या लिखा है, a registered person is in business of manufacturing shoes, he gave 50 pairs of shoes to his friends free of cost। अब इसका आईटीसी ले सकता है वो? नो। नहीं, अरे उसने अपने दोस्त को दिया यार, ये तो गिफ्ट हो गया। हाउ कैन यू क्लेम आईटीसी ऑन दैट? गॉट इट? यस कैलकुलेशन ये सब बहुत है, ये पिंक डाई वाले सब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब है, सम्स में अभी नहीं कर सकते, ये सब बहुत वास्ट सम्स है। देखो ब्लॉक क्रेडिट्स में कौन से वो ध्यान दो। ब्लॉक क्रेडिट्स का मतलब ये सब का आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, सुन लेना, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट इज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का आईटीसी अलाउड नहीं है इफ इट इज फॉर बिजनेस पर्पस, इफ इट इज फॉर पर्सनल पर्पस नॉट अलाउड। लेकिन अगर वो कमर्शियल पर्पस है तो अलाउड है। जैसे कि अगर सपोज आप ने मोटर कार परचेज किया एज ए टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप समझ रहे हो, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपका मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, मोटर ट्रेनिंग स्कूल है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपका शोरूम है जहां आपको कार ही बेचना है तो आप कर सकते हो। समझो आपने कोई ट्रक, टेम्पो कुछ खरीदा जिसका पर्पस गुड्स का सप्लाई है तो आप क्लेम कर सकते हो। समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉइज के लिए आपने खरीदा गाड़ी तो आप नहीं क्लेम कर सकते। बिजनेस यूज नॉट अलाउड, लेकिन इट शुड बी कमर्शियल यूज, कमर्शियलाइजेशन इट इज अलाउड। समझा? यस सर। कम से कम 13 सीटर प्लस होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉइज के लिए यूज कर रहे हो ना तो 13 सीटर प्लस है ना तो आप क्लेम कर सकते हो। 13 सीटर मिनिमम कैपेसिटी इज, हाँ ये लिखा है, लेस देन 13 है तो अलाउड नहीं, इट शुड बी मिनिमम 13 सीटर। मोटर व्हीकल में ध्यान देना। देखो अभी क्या लिखा है इधर, ये पॉइंट पढ़ो समझ में आ जाएगा। देखो ITC on cars purchased by manufacturing company for official use of employees is blocked. Block मतलब not allowed। एम्प्लॉइज के लिए लिया तो भी नॉट अलाउड, डायरेक्टर्स के लिए लिया तो भी नॉट अलाउड, खुद के लिए लिया तो भी नॉट अलाउड। ITC on cars purchased by car dealer for sale is allowed। शोरूम वाले ने खरीदा, कार डीलर ने खरीदा अलग। रेंटिंग आउट ऑफ फॉर पैसेंजर्स दैट इज टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले को अलाउड, ड्राइविंग स्कूल को अलाउड। समझ में आया? देखो 24 सीटर है तो अलाउड, 13 के ऊपर का सीटर है तो अलाउड। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ट्रक्स खरीदा तो अलाउड। एयरक्राफ्ट यूज किया लेकिन यूज बाय सीईओ तो ब्लॉक्ड, तो नॉट अलाउड। डायरेक्टर सीईओ एयरक्राफ्ट भी नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन अगर एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट खरीदा तो अलाउड। एविएशन टर्बाइन जो पायलट्स लोग के लिए ट्रेनिंग के लिए हुआ तो अलाउड। समझ में आ रहा है? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट वाज ब्लॉक क्रेडिट का पहला पॉइंट क्या था? ब्लॉक क्रेडिट का पहला पॉइंट इज मोटर व्हीकल्स, याद रहेगा? Yes, sir. Beverages, outdoor catering, health service, other services not allowed। मतलब अज्यूम करो कि अगर मैं क्लासेस चला रहा हूं और मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई पार्टी रखा और सबको खाना प्रोवाइड किया, कोई बाहर से केटरर्स लाके समझो सबको दिया, उस पर जीएसटी हुआ तो भी अलाउड नहीं, तो भी अलाउड नहीं है। सपोज मैंने कोई हेल्थ सर्विस, समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, पहले ये समझना। लेकिन हाँ एक अलाउड है, इनवर्ड फॉर आउटवर्ड, इनवर्ड फॉर आउटवर्ड इज अलाउड। नाउ व्हाट इज इनवर्ड फॉर आउटवर्ड? केटरिंग का बिजनेस। समझो
मिस्टर एक्स के उधर मिस्टर एक्स कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बरोबर? चलो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, बरोबर है, और उसने अपने एजीएम के लिए सपोज मिस्टर वाई जो केटरिंग डिपार्टमेंट केटरर्स इसको बुक किया, समझ में आया? Yes, sir. एक्स ने अपने एजीएम के लिए क्या किया? वाई एक केटरर्स को बुक किया और वाई ने बोला कि आई विल चार्ज 12 lakhs प्लस जीएसटी, समझो 1,20,000, 13,20,000 आई विल चार्ज। ये किसने बोला? केटरर्स। वाई ने एक्स को बोला, ये राइट है? Yes, sir. Now the question is, can X Limited claim this ITC? No, sir. Answer is no, not allowed. Even though it is for business, तो भी not allowed. ये समझ में आया? Yes, sir. अभी वाई ने क्या किया? वाई ने है ना, सपोज कोई पार्ट समझो कोई डेजर्ट है जो वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था, जो डिमांड हुआ था, कोई डेजर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था, ऐसा हो सकता है? कोई आइसक्रीम है, समझो कोई केक है, कुछ भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता था, तो मिस्टर वाई ने है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिया? मिस्टर जेड को, और मिस्टर जेड ने चार्ज किया 1 लाख प्लस 10,000 जीएसटी 110। समझ में आया? ये किसने किसने चार्ज किया? जेड ने वाई से चार्ज किया। जेड ने वाई से चार्ज किया, ये राइट है? Yes, sir. Now the question is, can Y from this amount claim this amount? Yes, sir. Allow. क्या Y claim कर सकता है? Yes, sir. Yes. This is known as inward for outward. समझ में आया? Yes, sir. Ultimately X cannot claim, लेकिन Y can claim क्योंकि Y को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए उसने Z से सपोर्ट लिया, तो वो अलाउड है। Got it? Yes, sir. So that's the rule of this inward outward convention. सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है बेसिकली। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस, ये सब अलाउड नहीं है, ये सब अलाउड नहीं है, राइट? मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, ये सब भी रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ, लेकिन उसमें एक रूल है कि अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट होता है ना, गवर्नमेंट पोस्ट, तो वो अलाउड है। समझ में आया? समझो, सपोज एबीसी लिमिटेड, उसने अपने हर एक एम्प्लॉइज के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रखा। समझ में आया? एबीसी लिमिटेड ने हर एक एम्प्लॉइज के लिए क्या रखा है? पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, समझते हो? Yes, sir. और उसने क्या बुक किया है? ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसको देके रखा है? Where को? और इसने बिल बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ, सब जब बिल बना 1 लाख रुपए का एंड चार्ज 18,000 जीएसटी 118, कैन एबीसी लिमिटेड क्लेम दिस 18,000? कैन एबीसी लिमिटेड क्लेम दिस 18,000? आंसर yes or no? Yes, claim. No. Yes, sir. Claim. This is not allowed. Not allowed. Transport of vehicles is not allowed. बराबर है? अभी ध्यान देना। सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, खरी समझ लो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि अगर कोई फीमेल एम्प्लॉइज को आप ऑफिस से 6 बजे के बाद छोड़ते हो तो आपको उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देनी होगी। समझ में आया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि अगर कोई फीमेल को आप कभी छोड़ रहे हो के बाद, हाँ, तो आपको उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देनी होगी। अभी एबीसी लिमिटेड ने उबेर को कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर सब ईच एंड एवरी फीमेल स्टाफ के उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना है आफ्टर 6 o'clock, तो क्लेम कर सकते हो उसका आईटीसी? Yes, sir. Oh yes.
आप समझ रहे हो? अगर गवर्नमेंट फोर्स से आपको करना पड़ रहा है तो यस, अगर आप अपनी विलिंगली कर रहे हो तो नो। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. सर प्लास्टिक्स है ना? नहीं है वहां सर। तो प्लास्टिक सर्जरी में भी एक ऑप्शन है ना सर? क्या? नहीं, प्लास्टिक तो सर्जरी में ऐसा तो उसमें वो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेशन कैसे आएगा प्लास्टिक सर्जरी? मीन्स उसमें भी ऐसा है कि अगर वो इमरजेंसी वो मेडिकल के लिए करवाया है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है तो उसमें अलाउड होगा, लेकिन अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए करवा रहे हैं तो नहीं अलाउड होगा। ऐसे कोई एग्जम्पशन क्लॉज में होगा तो यहाँ तो नहीं है, सेक्शन 17 में नहीं है। इट कैन बी अंदर एग्जम्पशन 11 में। Exemptions. लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि देख, अगर मैं ऐसे अलाउड करूँ तो हर हेल्थ सर्विस में भी हो जाएगा। कोई भी अगर मैं बीमार होगा, समझो कोई प्रोप्राइटर भी बीमार होगा समझो, तो उसका भी मेडिकल बिल आएगा, उसमें भी जीएसटी आने वाला है। कैन ही क्लेम? तो वो तो अगर प्लास्टिक सर्जरी में तो मैं हर एक बीमारी के बारे में सोच सकता हूँ। नहीं सर, वो याद आ गया, वो एग्जेम्पशन वाले में है। हाँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, फिटनेस सेंटर, मतलब कितना भी जरूरी क्यों ना हो, ये समझना, कितना भी जरूरी मतलब समझ रहे हो? आज विराट कोहली है सपोज, या कोई एक्ट्रेस है समझो, दीपिका है या अनुष्का है, समझो कोई भी पर्सन है, ये एक्टर एक्ट्रेसेस को अपने बॉडी को फिटनेस मेंटेन करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए, क्या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिटनेस सेंटर रखना होगा? यस या नो? Yes. Obviously it's a part and parcel of their business, it's a part and parcel of their profession, बरोबर है? तो obviously तो उसका जीएसटी अलाउड होना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो आंसर वो भी अलाउड नहीं, इवन दो इट वाज नेसेसरी। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिटनेस सेंटर, जिम्नेशियम, ये सब तो कंपल्शन है, उसको रखना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी अलाउड नहीं। आप समझ रहे हो? दैट आल्सो वाज इज नॉट अलाउड until unless it is statutory obligations. Without statutory obligation is blocked. हाँ, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बाहर घूमने जाने के लिए पैसा दे रहा है, इसको भी समझो, ट्रैवल टिकट्स दे रहा है, समझ में आ रहा है? समझो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को एयर टिकट दिया, समझो अपने नेटिव प्लेस जाने के लिए, कोई प्लेस जाने के लिए, घूमने के लिए, तो उसका जीएसटी भी अलाउड नहीं है। ट्रैवल बेनिफिट्स, होम कंसेशन अलाउड नहीं। क्लियर हुआ? Yes sir. Yes. Manufacturing company purchases food items for being served to its customers free of cost. क्या फूड आइटम तो ऐसे भी आईटी से आपको क्लेम करने हैं? नहीं मिलेगा। अभी जो मैंने वो बोला ना, 3-way concepts. ABN company, a caterer of Amritsar, has been awarded a contract for catering in a marriage to be held at Ludhiana. The firm has given the contract for supply of snacks to be served in the marriage to CDN company, a local caterer. ITC on outdoor catering service is allowed. मतलब जो लोकल कैटरर को दिया ना एबी कंपनी ने, वो अलाउड है। आप समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब आउटडोर केटरिंग का ही कंसेप्ट देखो, आउटडोर केटरिंग पर बहुत है, मेंबरशिप है और वेकेशन है। Now the question was, क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अलाउड होना चाहिए? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ रहे हो? ये सब अलाउड होना चाहिए, नहीं अलाउड होना चाहिए? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। ऐसा समझो, मैंने ना एक जगह भाड़े पर लिया, परचेस, सॉरी, मैंने रेंटेड प्रीमाइसेस खरीदा,
ये प्रीमाइसेस खरीदा, समझो मैंने मिस्टर एक्स, वो एक लैंडलॉर्ड है, क्या उसको मैंने जीएसटी पे किया? यस। क्या मैं क्लेम कर सकता हूं? बोलो। फिर मैंने मिस्टर वाई को अपॉइंट किया एज अ कॉन्ट्रैक्टर, उसको है ना मैंने काम दिया यहाँ सब रिनोवेशन करने के लिए, बोलते ना ऑफिस बनाने के लिए, समझ रहे हो आप? यहाँ सब मटेरियल लेकर आया, यहाँ सब फर्नीचर बनाया, सब कुछ बनाया होगा ना मैंने अपने ऑफिस में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज आ रही है। मैंने रिनोवेशन करवाया, मैंने ऑफिस स्टाफ, मतलब मैंने सब कुछ बनवाया। आज मैंने समझो एक बैंक चालू किया, फैक्ट्री चालू किया, तो मेरे को सब रूम तोड़फोड़ तो करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, सब सेटअप करना होगा। उसके लिए मेरे को क्या क्या लाना होगा? इसके रिक्वायर्ड रिनोवेशन के लिए मेरे को समझो मटेरियल लेकर आना है, मेरे को लेबर यूज करना है, तो मेरा यहाँ बहुत सारा खर्चा होगा ये स्पॉट पर। तो मिस्टर वाई ने मुझे बिल बनाया, 10 लाख का खर्चा किया, और उस पर उसने मेरे से जीएसटी भी चार्ज किया 1,80,000 रुपया। समझ में आया? यस सर। ना जैसे ही समझो ये हो गया, समझो रिनोवेशन फॉर क्लासेस था, रिनोवेशन फॉर हॉस्पिटल था, रिनोवेशन फॉर एनी डैम थिंग था, और मेरा सब कुछ सेटअप हो गया और मेरा बिजनेस चालू हो गया। बिजनेस चालू होने के बाद मैंने जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर दिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैन आई क्लेम दिस 180? आप एक शॉप चालू कर रहे हो, सोचो आप एक फैक्ट्री चालू कर रहे हो, सोचो आप एक दुकान चालू कर रहे हो, आप कुछ भी चालू कर रहे हो जिसमें आपको भारी खर्चा करना पड़ रहा है फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर अंदर अंदर, समझ रहे हो? वो पेंटिंग हो सकता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, टाइल्स डालना हो सकता है, वो दीवार बनाना हो सकता है, कुछ भी समझो, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ हाँ हो सकता है सर खर्चा। तो वो सब पर आप मटेरियल लेकर आओगे, लेबर होगा, तो सब पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। यस सर। वो जीएसटी सब क्लेम कर सकते हो? क्वेश्चन इज दिस, जब आपका काम चालू हो जाएगा, आपका कलेक्शन चालू हो जाएगा, तब जीएसटी क्लेम कर सकते हो? यस सर क्लेम कर सकते हैं। आंसर इज नॉट अलाउड। ये सब जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर उससे भी बड़ी चीज देखो, उससे भी बड़ी चीज, मैंने एक जमीन लिया और यहाँ मैंने समझो मैंने 3 माले का 4 माले का समझो हॉस्पिटल बनाया, या माइट बी पॉसिबल मैंने क्लासरूम बनाया 3-4 माले का। समझ में आया? यस सर। और मैंने पूरा मतलब जमीन मेरा था, और मैंने मिस्टर ए को बोला कि मुझे 4 माले का बिल्डिंग बना के चाहिए, या ये हॉस्पिटल चाहिए, ये चाहिए, या कोई सिनेमा घर बना के दे। ए ने बोला आई विल चार्ज ये सब करने के लिए 2 करोड़ प्लस जीएसटी 36 लाख। समझ में आया? यस सर। ये किसने बोला मुझे? ए ने। मेरे पास तो सिर्फ खाली क्या थी? जमीन पर पूरा स्ट्रक्चर कौन खड़ा करने वाला है? मिस्टर ए। उसको मैंने कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया? 2 करोड़, 36 लाख रुपए क्या दिया? जीएसटी। बिल्डिंग बन गया, रेडी हो गया, या हॉस्पिटल बन गया, या थिएटर बन गया, कुछ भी बन गया, और पैसा आना चालू हुआ, जीएसटी आना चालू हुआ। समझ में आया? यस सर। Now the question arises, can I claim GST on this amount? This 36 lakhs में क्लेम कर सकता हूँ? नहीं ब्लॉक कर दिया सर आईटीसी, तो नहीं क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम करना अलाउड नहीं रखा, ब्लॉक कर दिया ना अरुण जेटली ने इसे ब्लॉक कर दिया। समझ में आया? यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ओनली ना सर? हाँ, डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, जीएसटी अलाउ नहीं करने दे रहा आईटीसी। डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। हाँ, ओके सर। मतलब कैसा, मतलब खाली हाँ प्लांट एंड मशीनरी का होगा ना तो अलाउड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अलाउड नहीं। देखो आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग: प्लांट एंड मशीनरी, इफ इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, नॉट ऑन ओन अकाउंट। मतलब किसी और का जगह, मेरी खुद की प्रीमाइसेस नहीं, किसी और के प्रीमाइसेस में मैंने किया।
मतलब मैं खुद भाड़े पर दो और मैंने उसको एक माला बढ़ा दिया, मतलब वो मेरे लिए तो एक्सपेंसिव हो गया। ये पढ़ो एग्जांपल देखो, अ कंपनी बाइज सीमेंट टाइल्स एंड अवेल्स द सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। बनाया क्या उसने? ऑफिस बिल्डिंग। लिंक क्लेम करने मिलेगा? नहीं मिला। M and Construction procures cement, paint, iron rods, and service of architects and interior designers for construction of commercial complex. For one of its client, ITC on such goods and is allowed to MN company. क्यों? क्यों अपने लिए नहीं बना रहा, अपने क्लाइंट के लिए बना रहा। समझ में आया या नहीं समझा? नहीं समझा? चलो ध्यान दो। एमएन है ना, एक कंस्ट्रक्टिंग हाउस है, कंस्ट्रक्शन है। एबीसी लिमिटेड ने बोला मुझे एक बंगलो का, मुझे एक ऑफिस बना के दो, मुझे कंस्ट्रक्ट करके दो। एमएन ने एबीसी को बोला कि आई विल चार्ज 5 lakhs प्लस 50,000 जीएसटी। बरोबर है? ये समझा? जगह किसके लिए बना रहे हो आप? क्लाइंट, कस्टमर, क्लाइंट के लिए। एबीसी, हाँ एबीसी लिमिटेड मेरा कस्टमर, मैं एमएन हूँ, मेरा एबीसी मेरा कस्टमर, उसको मैं जगह बना के दे रहा हूँ, उसके लिए मैं कितना चार्ज करने वाला हूँ? 5 लाख प्लस 50,000 जीएसटी। बरोबर है? मटेरियल भी मुझे लाना है, लेबर भी मेरा, मुझे उससे कितना रुपया लेना है? 550। अभी एमएन ने क्या किया, बाहर से टाइल्स लाना पड़ा उसको, बाहर से सीमेंट लाना पड़ा उसको, बाहर से आयरन रॉड लाना पड़ा उसको, बाहर से लाना होगा। उस पे उसने 1 लाख रुपया पे कर दिया, जिस पे उसने जीएसटी पे किया, समझो 10,000 रुपीज। समझ में आया? तो क्वेश्चन इज कैन एमएन आउट ऑफ दिस 50,000 क्लेम दिस 10,000? समझ में आ रहा है आपको? कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिल जाएगा सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी को आईटीसी मिलेगा। मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और के कर रहा हूँ ना। मेरा एमएन अपने लिए कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, एमएन अपने क्लाइंट के लिए कर रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है। बिजनेस पर्पस है, उसीलिए एज ए बिजनेस नेचर। A company buys cement tiles and avails the service of an architect for renovation of office building. The company has booked such expenditure in its profit and loss account. ITC on such goods and services are right. तो उसने कैपिटलाइज नहीं किया, क्या क्लेम किया है? एक्सपेंस क्लेम किया। ये देखो एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये एग्जांपल्स पढ़ना जरूर। ये तो अपने को स्टार्टिंग से पता है। कंपोजिशन लेवे याद है, सेक्शन 10, उन लोग को आईटीसी क्लेम करना अलाउड ही नहीं है। यस सर। ये तुम लोग ने तभी भी पढ़ा था, कंपोजिशन लेवे आर नॉट अलाउड टू क्लेम आईटीसी। याद आया? यस सर। हाँ, इनवर्स सप्लाईज रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आईटीसी क्लेम करना चाहता है तो उसे अलाउड नहीं है। हाँ, उसे एक ही चीज अलाउड है, इंपोर्टेड गुड्स पर अगर उसने जो पे किया ना आईटीसी तो क्लेम कर सकता है। उससे किस पर? इंपोर्टेड गुड्स पर, और किसी पर अलाउड नहीं। एक बहुत जन बोलते हैं हु इज दिस पर्सन, व्हाट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब? पहले तो क्या वो क्लेम कर सकता है आईटीसी? पहले तो क्या वो जीएसटी ले सकता है? क्या उसे इधर भरना होगा नॉन रेसिडेंट पर्सन को? क्या लगता है, व्हाट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भरना होगा या नहीं भरना होगा? बोलो। भरना पड़ेगा जब यहाँ इंडिया में बिजनेस करेगा तब। लेकिन अगर मैं बोला कि मुकेश अंबानी ने बियॉन्से को दिया तो क्या बियॉन्से पे करेगी या मुकेश अंबानी पे करेगा? मुकेश अंबानी पे करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था, क्या नीता अंबानी कैसे पे पोलार्ड के लिए पेमेंट है तो पोलार्ड पे करेगा या नीता अंबानी पे करेगी? नीता अंबानी नॉन रेसिडेंट कभी पे करेगा। आपने दोनों में क्या बोला? रेसिडेंट पे करेंगे, तो नॉन रेसिडेंट कभी पे करेगा? बोलो।
अभी रूल समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज जस्टिन बीबर वो इंडिया में आके कॉन्सर्ट करता है, वो खुद आके इंडिया में आके कॉन्सर्ट करता है, मतलब किसी के कहने पर नहीं आता, अपनी विलिंगनेस पर आता। बियॉन्से तो तभी आई जब मुकेश अंबानी ने बुलाया, पोलार्ड तभी आया जब नीता अंबानी ने बुलाया, लेकिन ये अब खुद आ रहा है और यहाँ कॉन्सर्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है? हाँ नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये यहाँ के कॉन्सर्ट करता है तो इसका जीएसटी कौन भरेगा? जस्टिन जस्टिन बीबर के पास जीएसटी नंबर है क्या? लेने पड़ेगा जीएसटी नंबर। उसको नंबर लेना पड़ेगा, टेम्पररी पीरियड के लिए भी लेना तो पड़ेगा ना। 90 डेज का अवेलेबिलिटी होता है, सेक्शन 27 में लिखा है, यस सर। उसको भी 90 डेज के लिए नंबर लेना पड़ेगा ना। तो वो जब हाँ। नंबर लेगा तो वो यहाँ जीएसटी भी कलेक्ट करेगा स्पेक्टेटर्स से। यस सर। सब लोग उसका टिकट्स लेंगे, सब लोग पासेस लेंगे, तो जाएंगे तो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। तो वो जीएसटी के सामने उसे जीएसटी पे तो करना ही है। क्या आईटीसी क्लेम कर सकता है वो? ये उसको भी यहाँ जगह का भाड़ा देना पड़ेगा, उसको भी यहाँ लोगों को पैसा तो देना पड़ेगा ना, कॉन्सर्ट रख रहा है तो। यस सर। That is blocked. That is not allowed. देखो, a non-resident taxpayer has no fixed place of business in India, but he sporadically supplies goods and services in India. Temporary period के लिए. Tax paid on goods and services received by non-resident is not available as. हाल किस पर allowed है उसको? अगर समझो फॉरेन से कोई, समझो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाता है, फॉरेन से इंपोर्ट करता है, उसका जीएसटी वो क्लेम कर सकता है। समझ में आया? यस सर। पर्सनल कंजम्पशन ऑब्वियसली वो तो नॉट अलाउड होगा। यस सर। अभी नेसेसिटी क्यों ना हो। एक बार मेक जन ने मेरे को बोला था, समझो कोई सिंगर है, कोई सिंगर सपोज अच्छे ड्रेस पहनना जरूरी है। अगर आप सिंगर हो, आप एक्टर्स हो, तो आपको अच्छे ड्रेसेस तो पहनना पड़ेगा ना। यस सर। क्लोथ्स पर अनाशराब खर्चा होता होगा इन लोग का, सिंगर्स एक्टर एक्ट्रेसेस पर क्लोथ्स पर खर्चा होता होगा। यस सर। क्या क्लोथ्स पर जीएसटी होगा? यस सर। हाँ, तो क्या उसका उन लोगों को क्लेम करना मिलना चाहिए आईटीसी? ब्लॉक कर दिया, नहीं मिलेगा सर। हाँ, मिलना चाहिए था, मैं ब्लॉक कर दिया सर उसमें। बिकॉज इट इज पर्सनल कंजम्पशन। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरी बिजनेस में जरूरी था इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहन रहा, वो मैं लुकआउट नहीं है। सर क्लोथ पहन रहे हो, वो आपका पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनली आपको कुछ क्लेम करना नहीं मिलेगा। खत्म हो गया है। अब ऐसे सब सोचने बैठे तो मेरे को तो बोलेगा खाना भी मेरे को रिक्वायर था बिजनेस के लिए, तो हर एक चीज का क्लेम करना चालू कर दो। आप समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. देखो, X owns a grocery store. He procures rice, wheat, biscuits for being sold in stores. बरोबर है? Out of that उसने 10 के लिए खुद यूज कर लिया। जो भी मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि 10 मोबाइल फोन लिया, 3 मैंने अपने वाइफ को ही दे दिया 3 मोबाइल, तो उसका मैं क्लेम कर सकता हूँ? नो सर। ऑब्वियसली नॉट अलाउड है। पर्सनल आप कैसे अलाउड कर सकते हो? तो देखो, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो, लिया और गिफ्ट दिया, तो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। फ्री सैंपल दे रहे हो एडवर्टीजमेंट के तौर पर, नहीं कर सकते हो। चोरी हो जाना, क्योंकि अगर चोरी करना अलाउड हो जाएगा तो इंडिया में पता है ना, पब्लिक तो ब्लफ मारेगा, हाँ चोरी हो गया, आईटीसी क्लेम करेगा, बोल देगा चोरी हो गया। ऐसा नहीं, नॉट अलाउड। रिटर्न ऑफ, डिस्ट्रॉयड, नॉट अलाउड। आप कोई भी चीज आप क्लेम नहीं कर सकते अगर इसमें से कुछ हुआ। गिफ्ट तक अलाउड नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सेक्शन 17 तक हुआ, 18 से ना स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। तो मेरे लास्ट 3 लेक्चर मैंने देखो जो पढ़ाया, मैं एक बार बता देता हूँ। लास्ट 3 लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट है, एक है सेक्शन 7, कौन सा था ये? उसमें शेड्यूल 1, 2 और 3, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, खास करके 1 और 3 डायरेक्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 8 दैट वाज composite and mixed supplies, बराबर है? सेक्शन 10 that was
कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन लेवल। समझ में आया है मैं क्या लिख रहा हूं, पता चल रहा है? Yes, sir. सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट। 17 ब्लॉक क्रेडिट या ब्लॉक्ड क्रेडिट। आईटीसी ब्लॉक, बरोबर है? समझा? Yes, sir. Yes, sir. याद ना, मतलब हम लोग जब इंट्रा इंटर करते हैं ना, इंट्रा इंटर ये बुक्स में लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा मैं बेसिक बता देता हूं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? इंट्रा इंटर कैसे डिटरमाइन होता है? हाउ यू डिसाइड इंट्रा एंड इंटर? हाउ यू डिसाइड इंट्रा एंड इंटर? Place of supply state. हाँ, If in same state, then intra, otherwise inter. लेकिन now what is the location of supplier is important and location of Receiver. ये important है या नहीं है? Yes, sir. मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज इफ आई एम इन महाराष्ट्र, मिस्टर एक्स इज इन महाराष्ट्र, मिस्टर वाई इज इन राजस्थान, एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, तो इंटर आना चाहिए या इंटर आना चाहिए? Interstate. Inter. क्यों इंटर है? क्यों इंटर है? Other state हो गया. हाँ, Other state हो गया सर, महाराष्ट्र. ओके ठीक है। तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है राजस्थान में, सुनना बरोबर। मिस्टर वाई आता है महाराष्ट्र में और गुड्स खरीदता है, Then तो एक्स क्या चार्ज करेगा? Intrastate. हाँ, Indes. नहीं समझ में आया, तो क्या चार्ज करेगा? CGST और GST local. तो क्यों इंट्रा? लेकिन वाई तो अभी भी राजस्थान में, वाई तो ऊपर भी राजस्थान में था, तो अभी क्यों इंट्रा बोला आपने? Supply यहाँ भाई यहाँ पे आके लेके गए। उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसका मतलब ये हुआ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अगर LOS एंड POS आर इन सेम स्टेट तो वो इंट्रा है। समझ में आया? Yes, sir. LOR इज नॉट इंपॉर्टेंट। रिसिपिएंट तो भले पहले भी राजस्थान में था, लेकिन वो इधर आके खरीद रहा है या मैं उधर भेज रहा हूं, दोनों में फर्क हो गया। समझ में आ रहा है? Yes sir. इंपॉर्टेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो ट्रांजैक्शन कौन से प्लेस पर हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Yes sir. तो याद रखना, सेम स्टेट या सेम स्टेट होता ना, या सेम यूनियन टेरिटरीज, ये दो ही मेजर पॉइंट है। सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरीज आर इंट्रा स्टेट्स। टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब है ना इंटरस्टेट है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन इंपॉर्टेंट इज LOS POS एंड नॉट LOS LOR। Yes. सब बिजनेस में POS इंपॉर्टेंट होता है, नॉट LOS LOR। समझ में आ रहा है ये? Yes sir. Clear. और ये डिसाइड करता है आपका IGST CGST। वो मोटे से पॉइंट में लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. इतने सब सेक्शंस बरोबर पढ़ के रखना, सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। Okay, sir. Yes So bye everyone. Any doubts? You can write a note on it. हाँ, सर अभी आवाज क्लियर आ रहा है मेरा?
बहुत स्लो आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन एकदम स्लो आ रहा है, बोलना। सर हाँ सर, वो मशीनरी वाला वो भी डाउट क्लियर नहीं हुआ। कौन सा मशीन? डेप्रिसिएशन वाला? हाँ, उसमें आईटीसी भी हम क्लेम कर सकते हो, डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं कर सकता मैं, वही तो मैं समझा रहा था। देख वापस समझ, तभी क्या था, वो नेटवर्क एरर आ गया था देख मैं इसीलिए। 5 लाख का मशीन ले रहा हूँ और 50,000 डेप्रिसिएशन है, बरोबर है? यस सर। ये बरोबर है? ये सॉरी Yes, sir. ये क्या है, जीएसटी है, बरोबर? यस सर। अभी सपोज तू ऐसे बोलते हैं बैलेंस शीट में कितना लिखना है मशीन, पहले बैलेंस शीट में कितना लिखना है, 5 लाख या 550? 550। हाँ, अगर तू ऐसे बोला कि मुझे बैलेंस शीट में 550 लिखना, यस सर। मतलब तू डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करना चाहता है 55,000। इसका, बरोबर है? उसका मतलब अगर मैं बैलेंस शीट में 550 लिख रहा हूँ ना, तो मुझे आईटीसी क्लेम करने नहीं मिलेगा। ओके, यस यस सर। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट में 5 लाख लिख रहा हूँ, यस सर। हाँ, तो मेरे को आईटीसी क्लेम करने मिलेगा। मिलेगा। और समझ में तो आया? सर अगर, हाँ सर, और अगर उसमें आपने वो जैसे कहा था वैसे जर्नल एंट्री हम पास करते हैं कि हाँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख, जीएसटी इनपुट जीएसटी 50,000 हाँ। टू बैंक 5,50,000, तो सर वो फिर वो रूल ब्रेक नहीं हो जाएगा? सेम लाइंस ऑफ नहीं। बिजनेस होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ मशीनरी 5 lakhs, इनपुट जीएसटी 50,000 और बैंक से मैंने दिया 550, उसका मतलब मैंने क्या बोला कि मुझे इस पर ही डेप्रिसिएशन क्लेम करना है और इसका मुझे जीएसटी आईटीसी क्लेम करना है। समझ में आया? यस सर। मतलब मैंने मतलब मैं ये कह रहा हूँ 5 लाख का ही गिनता हूँ, जो 50,000 है ना वो मैं जीएसटी में क्लेम करने वाला हूँ, वो एक्सपेंस नहीं है, मैं वहां से कवर अप कर लूंगा, बरोबर है? ओके, तो मुझे डेप्रिसिएशन आप कितने बार क्लेम करने दो? 5 लाख। 5 लाख के 5 लेकिन लाख अगर मैं बोलता हूं मुझे जीएसटी क्लेम ही नहीं करना है तो फिर हम 550 को ले लेंगे। 550 पे आ जाए, हाँ खत्म। ओके। और वही तो लॉजिक मानो किसमें होगा, वही लॉजिक मानो किसमें होगा, मोटर कार पर होगा, क्योंकि मोटर कार ऑलरेडी हम लोग ने क्या लिखा, ब्लॉक क्रेडिट्स में। मोटर कार पर ऐसे भी आईटीसी अलाउड नहीं है, यस सर, तो उसकी तो मैं कॉस्ट में उसमें हम ले आईटीसी लेंगे, डालूंगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन। हाँ वो मैं उसको ऐड ही कर दूंगा मोटर कार की वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी उसका जीएसटी क्लेम करने नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा लगा कि वो सभी वो सेम लाइंस ऑफ बिजनेस होता है ना, तो ही हम उसके आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगा। नहीं नहीं, कोई बात, बिजनेस तो बिजनेस है ना, ऐसा थोड़ी है। आज मैं मोबाइल मैं क्लासेस चला रहा हूँ, क्या मैं मोबाइल अगर मैं खरीद रहा हूँ, मैं लैपटॉप खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? यस सर। यस आपने अलाउड भी है, कहा क्यों अलाउड नहीं है? हाँ, मेरा allowed है। रिक्वायर फॉर बिजनेस है, अलाउड है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। चलो बाय एवरीवन। Okay, thank you, sir. बाय शोभा, लक्ष्मी, दीप, चलो बाय एवरीवन, एंजॉय टीचिंग यू, वेरी गुड, बाय।